गमों की आँच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेगा रंग किसी पर डाल कर देखो, अपने दिल की पीड़ा भी कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो। सभी सम्माननीय साथियों को आरसी विनोद गढ़वाल का यथोचित अभिवादन। उपस्थित हूँ साथियों आप सभी के बीच द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 107 लेकर। पिछले सप्ताह से आप मेरी जुवानी रिकॉर्डिंग क्लब की कहानी सुन रहे हैं और पिछले सप्ताह भी जैसा मैंने कहा था कि रिकॉर्डिंग क्लब अपने हर उस साथी को मंच प्रदान करता है जो कि किसी न किसी प्रकार से रिकॉर्डिंग क्लब के साथ जुड़ा हुआ है, उसे योगदान दे रहा है, चाहे वह प्रतिक्रिया स्वरूप हो या आर्थिक, मानसिक या शारीरिक। जो भी सहयोग रिकॉर्डिंग क्लब के सदस्य उसे देते हैं, रिकॉर्डिंग क्लब उसे याद करता है और समय आने पर उचित मंच भी प्रदान करता है। आप सभी ने पिछले सप्ताह जो मैंने रिकॉर्डिंग स्टोरी सुनाई थी, यानी कि द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब 106 सुनाया था, उसको आपने सराहा, उस पर आपने प्रतिक्रिया दी, तो मैं उन सभी साथियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आह्वान करता हूं कि आप सदैव यूं ही रिकॉर्डिंग क्लब के साथ जुड़े रहें और रिकॉर्डिंग क्लब को अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। रिकॉर्डिंग क्लब के आज 5 व्हाट्सएप ग्रुप हैं। 20 मई 2016 को जब संदीप त्रिवेदी ने इस व्हाट्सएप ग्रुप की कल्पना की थी, तब उनको नहीं पता था कि इस ग्रुप का भविष्य क्या होगा, क्या इसका स्वरूप होगा। किंतु आप सभी की सहभागिता से, आप सभी के सहयोग से आज यह ग्रुप देश भर के 25 राज्यों के 1000 से अधिक दृष्टिबाधितों को अपने समूह में शामिल करके उनके साथ गतिविधियों को आगे बढ़ा रहा है। और भविष्य में आप सभी का सहयोग, आप सभी का साथ मिला तो रिकॉर्डिंग क्लब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी ख्याति स्थापित करेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। तो आप सदैव रिकॉर्डिंग क्लब को सुनते रहें और समय समय पर अपना आशीष, अपना मार्गदर्शन, अपना सहयोग, अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहें, ताकि हम और ऊर्जा के साथ आपके साथ मिलकर नए नए कार्यक्रम आयोजित करते रहें, इसकी गतिविधियों को बढ़ाते रहें। पिछले सप्ताह मैंने जब द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 106 रिकॉर्ड किया था, तो उसके बाद आदरणीय हमारी रीडर जयवंती मैडम ने जो प्रतिक्रिया दी थी उसका मैं सम्मान करता हूं और मैं प्रयास करूंगा कि मैं हर छोटी से छोटी घटना आपके बीच समय सीमा में रख सकूं। तो अब ज्यादा भूमिका न बांधते हुए मैं सीधे अपनी बात पर आता हूं। पिछले बार मैंने कहा था कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा, चूंकि मैं सामान्य बालक के रूप में इस सृष्टि में आया था, इस धरा पर मेरा जन्म हुआ था, तो प्रारंभिक शिक्षा मेरी सामान्य विद्यालय में हुई। किंतु कक्षा 8वीं में मुझे पूरक प्राप्त हुई बोर्ड परीक्षा में, और इसका परिणाम यह रहा कि वहाँ की शिक्षिकाओं ने कहा कि अब सामान्य विद्यालय में पढ़ना विनोद के लिए मुश्किल हो रहा है, तो आप स्पेशल विद्यालय देखिए या इन लोगों की जो पढ़ाई होती हो उसके बारे में सोचिए। तो मैंने बताया था कि कक्षा 6 में जब मैं विद्यार्थी था, तभी मुझे दृष्टिबाधिता
संबंधी जो चिकित्सीय प्रमाण पत्र होता है बोर्ड ऑफ मेडिकल एम्बाय हॉस्पिटल से प्राप्त हो गया था, किंतु माता पिता के अनुराग के कारण, मोह के कारण मुझे दृष्टिबाधित विद्यालय में नहीं पहुंचाया गया था। और उस जमाने में, उस समय में मेरा दिमाग इतना था कि मैं गणित के सवाल गणित के टीचर के बताने के पहले ही हल कर दिया करता था। और इसी का परिणाम था कि वहाँ की शिक्षिकाओं ने मेरा जितना हो सकता था उतना इलाज कराया। आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टरों की फीस, चश्मा, जो जो वो मेरे लिए कर सकती थी वह उन्होंने भरसक किया। उन सभी शिक्षकों को मैं आज भी याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ और उनके एहसानों को मैं भूलता नहीं हूँ। किंतु शायद किस्मत में यही लिखा था, 8वीं में मुझे पूरकाई, जिसकी परीक्षा देना मैंने उचित नहीं समझा। उस दौरान अपने कजिन चाचा की शादी में मम्मी का सागर जाना हुआ। इंदौर से सागर जो है 400 किलोमीटर के आसपास दूरी पर है। तो मम्मी गई थी और इसका फायदा उठाते हुए मेरे पापा ने मेरा एडमिशन दृष्टिबाधित विद्यालय में कराया। 14 जुलाई 1995 वह तारीख थी जब मैं दृष्टिबाधित विद्यालय में गया। उस दिन भी दिन संयोग से शुक्रवार ही था। आप यदि कैलेंडर उठाकर देखेंगे तो 14 जुलाई 1995 का जो दिन आएगा वह शुक्रवार आपको मिलेगा। और लगभग 12:30 बजे मेरे पापा विद्यालय में लेकर गए। उस समय विद्यालय का नाम था डॉक्टर हेलन केरल दृष्टिहीन माध्यमिक विद्यालय। बाद में इसका नाम वर्तमान में जो है वह डॉक्टर हेलन केरल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो गया। बीच में इसका नाम डॉक्टर हेलन केरल शिक्षा एकेडमी भी हुआ। यह इंदौर में लौलखा स्थित प्रकाश नगर कॉलोनी में है। तो जब विद्यालय में मैं गया तो मेरा एडमिशन कराया गया और सबसे पहले मुझे श्रीमती ज्योति सोनी मैडम मिली। सोनी मैडम ने सबसे पहले मुझे कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों से परिचित कराया। कुछ समय 10:52 in list 43 items। वहाँ पर लंच हो गया और लंच के लिए सभी विद्यार्थी चले गए, किंतु मैं नहीं गया। और प्रारंभिक समय में मुझे वहाँ पर बहुत अजीब सा लगा। मैं खाना भी नहीं खाया उस दिन, तो दिन भर में भूखा ही रहा। 16 जुलाई 1995 रविवार था और प्रातः 9 बजे हमें एक फिल्म दिखाने ले जाया गया कस्तूरबा टाकीज में। कस्तूरबा यहाँ का सिनेमा हॉल है। वहाँ पर सभी जितने भी डिसेबल्ड बच्चे थे, विकलांग, चाहे वो डेफ एंड डम हो, OH हो या ब्लाइंड हो, उन सभी के लिए कस्तूरबा टाकीज में विशेष शो रखा गया था। पिक्चर थी हम आपके हैं कौन। तो उस पिक्चर को हम देखने गए। वहाँ पर इंटरवल में हमको काफ़ी सारे सल्पाहार दिया गया, चिप्स, बिस्किट, आम, मैंगो जूस, इस प्रकार के तमाम चीज़ें दी। और पिक्चर खत्म होने के बाद जब हम विद्यालय में आए तो मेरे मम्मी पापा मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मम्मी शादी से आ चुकी थी और उनको पता चला कि मेरे को ऐसा ऐसा कर दिया गया है, तो वह नहीं मानी और स्कूल पहुंच गई पापा के साथ। फिर उसी समय मुझे विशेष छुट्टी लेकर घर पर लाया गया। पूछा गया, हालांकि वार्डन ने अपनी रिस्क पर छुट्टी ले दी थी कि कल सुबह स्कूल लगने से पहले आप इनको छोड़ देना। तो उस बात को तो ध्यान में रखते हुए मम्मी मुझे दूसरे दिन स्कूल छोड़ भी आई। उस समय मेरे घर से टेम्पू में 4 रुपए किराया लगता था प्रकाश नगर नौलखा जाने का। तो 8वीं में ऐसे मैं दृष्टिबाधित समाज से जुड़ा। धीरे धीरे मैंने ब्रेल को सीखना प्रारंभ किया, किंतु समय बीतता गया। मैंने खाना
एक टाइम ही खाया। और ऐसे समय फिर मेरे उस विद्यालय में एक साथी बने, आनंद ठाकुर नाम था, और महेंद्र ठाकुर नाम था। मेरे को नाम में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन हाँ महेंद्र ठाकुर नाम था। उन्होंने मुझे काफी समझाया, और फिर अपने साथ ही वो मुझे भोजन कराने ले जाते थे, और मैं नहीं जाता था तो बंदा भी नहीं जाता था। तो काफी अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन वो बीमार रहते थे, अधिकतर घर पर ही रहते थे। बाद में पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर था। तो लंबे समय तक जब वो विद्यालय नहीं आए, तो मैंने अन्य जो सहपाठी हुआ करते थे उनसे इस विषय में चर्चा की। तो पता चला कि नौलखा पर उनके मामा की टेलर की दुकान है। जब पूछते पूछते उनकी दुकान पर गए तो ज्ञात हुआ कि अब वे इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया है। तो सुनकर बहुत गहरा आघात पहुंचा कि जैसे तैसे इस विद्यालय में एक दोस्त बना था, वह भी अब मेरे साथ नहीं है। तो पुनः निराशा के उसी दौर में मैं गुजर गया जब एडमिशन के समय आया था। इसी दौरान अर्धवार्षिक परीक्षा आ गई, और मैंने साइटेड की भांति ही परीक्षा दी। जो ब्रेल पेपर होते थे उस पर पेन से मैंने क्वेश्चन आंसर करे, जिसको लेकर कक्षा के एक विद्यार्थी ने काफी टीचरों से कहना चाहिए मगजमारी करी, और टीचरों पर भेदभाव का आरोप लगाया, क्योंकि मेरे से पहले उस छात्र की कक्षा में काफी धमक थी, यानी कि वो मेधावी छात्र थे, उस कक्षा के टॉपर रहा करते थे। लेकिन जब अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित हुआ तो मेरे नंबर ज्यादा आए, जिसको लेकर उन्होंने काफी सारे कमेंट करे और कहा कि उससे इंक में आपने परीक्षा ली है, ब्रेल में लो। तो काफी सारी बातें हुई। फिर मैंने ब्रेल को और अधिक रुचि से सीखा, और 10-15 दिन में ही फिर मैंने ब्रेल को ऐसा सीख लिया कि मैं उनको चुनौती देने लगा कि अब ब्रेल में ही होगा जो कुछ काम होगा। हालांकि वो प्रतिस्पर्धा बनी रही, वो मुझसे जेलसी करते रहे। हालांकि आज वो बैंक में जॉब करते हैं और मैं एक शिक्षक के पद पर हूँ। तो यह सिलसिला चलता रहा। जब परीक्षा हुई तो परीक्षा में भी, वार्षिक परीक्षा में भी मैं उस क्लास का टॉपर बना। तो ऐसी प्रतिस्पर्धा, ऐसी जेलसी उनकी चलती रही। कक्षा 9वीं भी मैंने दूसरे विद्यालय से करी, क्योंकि वहाँ का वातावरण कुछ मेरे को सूट नहीं हो रहा था। किंतु पुनः कक्षा 10वीं में मैं डॉक्टर हेलन केरल विद्यालय में प्रवेशित हुआ, और उस समय यह रहा कि विद्यालय में संख्या ज़्यादा हो गई है, तो जो डे स्कॉलर है, जो लोकल बच्चे हैं, वे घर से ही अप डाउन करेंगे, हॉस्टल में उनको नहीं रखा जाएगा। ऐसे में फिर मैंने घर से अप डाउन करना चालू करा। तो रोजाना आने जाने में हालांकि दिक्कत होती थी, किंतु एक टेम्पो चला करते थे उस समय में, जो 3 पहिया होते हैं। तो वो टेम्पो वाला मेरे घर से 8-8:30 बजे के आसपास टेम्पो निकाल कर ले जाता था। फिर वो जो नगर निगम का टेम्पो स्टैंड था, वहां पर टेम्पो लगाता था। जब उसका नंबर आता था तब वो सवारी भरकर जाता था। हालांकि वो उसी रूट पे चलता था, नौलखा भौरकुआं रोड पर वो उसकी टेम्पो चलती थी, नगर निगम से भौरकुआं। तो मुझे 8-8:30 बजे ही घर से जाना पड़ता था। इस दौरान एक दिन वो चला गया, तो फिर मैंने सोचा कि नगर निगम जाऊंगा जितना मैं पैदल चल के, उतना थोड़ा और आगे चलकर मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगा। तो ऐसा करके कभी कभी मैं जाया करता था। एक दिन रिगल का ब्रिज पार करते समय मुझे एक बाइक वाला टक्कर मार गया, और मैं सड़क पर गिर गया। मुझे हल्की फुल्की चोट भी आई। जब मैं विद्यालय देर से पहुंचा तो मुझसे काफ़ी सारे सवाल किए गए। फिर मैंने बताया तो टीचर ने थोड़ा सा दुख व्यक्त किया, किंतु मुझे हॉस्टल में रहने की परमिशन नहीं दी गई। बाद में जब परीक्षा का समय आया तो उस क्लास में ही कुछ दोस्त थे जिन्होंने मुझे ये कहा कि तू हमारे साथ रुक जाया कर, और किसी को नहीं पता चलेगा, वार्डन सर से हम बात कर लेंगे,
और तो रुक जाएगा, जो होगा बाद में देख लिया जाएगा। उन लोगों की, क्योंकि सबसे हायर क्लास के वो बच्चे थे, 10वीं ही सबसे ऊंची क्लास थी, तो थोड़ी सी उनकी धमक भी हुआ करती थी। और इवन परीक्षा के दिनों में वो हॉस्टल से रोटी लिया करते थे, केवल सब्जी वगैरह जो है वो बाद में बनाते थे। उनका जो रूम था, उस रूम की छत पर उन्होंने स्टोव वगैरह, जो भी सब्जी के लिए तपेली, तेल, नमक, मिर्ची, सारी व्यवस्था रखते थे। तो 11-12 बजे रात को सब्जी बनाते थे और फिर रोटी खाते थे और पढ़ाई करते थे। तो ऐसा करते करते काफ़ी अच्छे से गया। फिर 10वीं की परीक्षा आ गई, परीक्षा दी, 10वीं भी हम पास कर गए। अब 10वीं तक विद्यालय था, 11वीं में सामान्य विद्यालय में एडमिशन लेना था। सभी विद्यार्थियों ने अपने अपने हिसाब से स्कूलों में एडमिशन लिया। मेरे इस घर के नज़दीक जो विद्यालय था उसमें मैं एडमिशन मांगने गया और मैंने बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो मेरी दृष्टिहीनता को सुनकर उन्होंने एडमिशन देने से मना कर दिया। अब आप कल्पना करिए कि इंदौर जैसे शहर में ये माहौल था 1998 का, क्योंकि 95 में मैंने एडमिशन लिया, 96 में 8वीं पास करी, 97 में 9वीं और 98 में मैंने 10वीं पास की। जब मैं 11वीं में एडमिशन लेने गया तो उन्होंने मुझे एडमिशन देने से साफ मना कर दिया। फिर मैं बीआरसी ऑफिस गया, डीओ ऑफिस गया, काफ़ी शासकीय कार्यालयों के मैंने चक्कर लगाए। उसी दौरान एक समाचार पत्र में निःशक्तजनों के सामान्य विद्यालय में प्रवेश को लेकर खबर छपी। उस पेपर कटिंग को ले जाकर मैंने बीआरसी, बीओ और डीओ ऑफिस में दिखाया। फिर बीआरसी ने जिस विद्यालय में मुझे प्रवेश लेना था उस विद्यालय के प्रिंसिपल को लिखकर दिया। कौन सा वह विद्यालय था जिसने मुझे एडमिशन देने से मना किया, और फिर बीआरसी के लेटर के बाद उसने मुझे कैसे एडमिशन दिया, कहाँ पर स्थित है वह विद्यालय, और मैं कैसे अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सका, ये तमाम बातें होंगी द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 108 में। तब तक आप रिकॉर्डिंग क्लब के साथ बने रहें और अपनी प्रतिक्रियाओं से मेरा हौसला बढ़ाते रहें। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Folded hands. Folded. Send button.